जी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम फोकस में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सानिया आशिक साहिबा। तो आप बता रही थी कि जो बच्चे कौन से इनरोल होने चाहिए, असल बात तो ये है कि स्पेशल उसको कैटेगराइज कैसे किया, उस हवाले से आप बात कंप्लीट कीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि हमने तकरीबन सारे जो हमारे पास मेंटली चैलेंज्ड बच्चे थे उनकी असेसमेंट करवाई है, जिसमें हमने कैटेगराइज किया उन बच्चों को माइल्ड, मॉडरेट और हाइपर एक्टिव में। और जहाँ तक आप इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, हमने अब बच्चों की प्रॉपर इनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया, जिसमें पिछले 1 महीने में हमने तकरीबन कोई 3300 बच्चा इनरोल किया है। और पिछले सालों में ये नहीं हुआ था। अब क्योंकि पेरेंट्स का जो है वो एक रुझान बन गया, सिक्योरिटी भी अपने बच्चों के बारे में कि एक सीएम ऐसी आई हैं जिनका फोकस है ये हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चों की जिंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है, इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल्स में डलवाना शुरू किया। डिस्लेक्सिक के बच्चे भी आप इनरोल करते हैं? हाँ, हम सारी डिसेबिलिटीज को कैटर करते हैं। हमारे पास फिजिकली ये डिस्लेक्सिक बच्चे तो वो नालायक बच्चे होते हैं जो जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। नहीं, ये हम कैटेगराइज उनको इस तरह करते हैं। देखिए स्लो लर्नर जनरली अज्यूम किया जाता है कि इनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जब वो मेडिकली उसको समझा जाता है तो वो डिस्लेक्सिक होता है बच्चा। और मैं वही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो इन बच्चों की स्ट्रेंथ्स को देखती है, उनकी स्ट्रेंथ पे प्ले करती है। हम लोग इनकी डिसेबिलिटीज को देखते हैं, हम उनकी स्ट्रेंथ नहीं। जिस दिन हमने उनकी स्ट्रेंथ देखना शुरू कर दी उस दिन हालात बेहतर हो जाएंगे। हम जो है उनकी, हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हमने उनकी स्ट्रेंथ को देखकर उनको उसके अकॉर्डिंगली उनके स्किल्स डेवलप करने हैं। हमारे पास 6 डिफरेंट किस्म की डिसेबिलिटीज हैं। हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी हैं, हमारे पास हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं, हमारे पास मेंटली चैलेंज बच्चे भी हैं, ऑटिस्टिक भी हैं और स्लो लर्नर्स। तो ये ऑल द डिसेबिलिटीज जो है हम एक साथ कैटर करते हैं। तो जो स्कूल है वहाँ पे कोई, पहले तो मेरे ख्याल में नहीं कोई क्लासिफिकेशन ऐसी होती, लेकिन अब अलग-अलग कोई क्लासरूम बनाए गए मुख्तलिफ पूल करके इन लोगों, बिगिनर्स के, अचीवर्स के, हमने डिफरेंट क्लासरूम्स बनाए हैं। देखिए एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है, इन बच्चों को आप उस तरह डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इन बच्चों के बारे में वो तो फिर इंडिविजुअल टीचर चाहिए उसके लिए। फिर वो इन बच्चों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको, क्योंकि आपको खुद भी तो पता होना चाहिए कि आपने किस बच्चे को क्या पढ़ाना है या आपने किस बच्चे को कौन सा ट्रेड सिखाना है, उसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उस लेवल पर हमने क्लासिफिकेशन। अच्छा, 300 स्कूल हैं आपके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, अब 300 स्कूल हैं, लेकिन उनकी हालत जार पहले तो ऐसी कभी कितने सालों में इनमें से किसी स्कूल का एमएनआर हुआ ही नहीं। आज तक कभी पेंट, कोई एक ईंट किसी ने, पहली बार सीएम मरियम नवाज ने आके पिछले 1 साल में उन्होंने जब अनाउंस किया डे 1 अपनी स्पीच पे कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सारी डिसेबिलिटीज कैटर करेगा, जिसमें जो है स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, डिजिटल क्लासरूम्स होंगे, बच्चों की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, बच्चों को स्किल्स सिखाए जाएंगे, बच्चों को डिजिटल करिकुलम पढ़ाया जाएगा। पूरे पंजाब में तकरीबन कोई आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह 28 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेडी है। ठीक। और वो पूरे स्टेट ऑफ द आर्ट। इसमें जो स्कूल की अपग्रेडेशन तो यकीनन आपके प्लान में होगी, लेकिन इन बच्चों को तो कुछ स्पेशल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता कि उनको जो लर्निंग एक्सपीरियंस उनका हो, अलग-अलग उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए जाए? आप 1-on-1 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट टीचर रेशियो की, या आप नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि उसको विजुअलाइजेशन चाहिए किसी को, अगर डिस्लेक्सिक बच्चा है उसको बड़े फॉन्ट में चाहिए, कुछ इस तरह करके जो चीजें होती है। तो वही हम कह रहे हैं कि हम कस्टमाइज्ड करेंगे। अच्छा। तो वो जो सारा हर बच्चे की जब तक कैटेगराइजेशन नहीं होगी, आपको कैसे पता चलेगा आपने किस बच्चे को कौन सा करिकुलम पढ़ाना है। सो हमने जो है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कस्टमाइज करिकुलम बन चुका है 1st से लेके 5th क्लास तक, जिसमें हमने उनकी साइन लैंग्वेज भी ऐड की है, ताकि वो बच्चा जब वो किताब लेके घर जाए तो माँ बाप के लिए भी आसान हो उसको जो है वो होमवर्क करवाना। इसी तरह अब हम मेंटली चैलेंज बच्चों के और सेरेब्रल पाल्सी CP बच्चों की जो है वो कस्टमाइज करिकुलम पे काम कर रहे हैं। इसी तरह हम जो है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हमने जो है वो उनके लिए बोलती किताबों के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम उनको वो आवाज सुन के जो है वो पढ़ सकते हैं। सो आपको, बिकॉज इट्स दीज आर नॉट 40,000 बच्चे, दिस इज लाइक 6 डिफरेंट डिसेबिलिटीज दैट वी हैव टू डील विद। तो उस 6 डिफरेंट डिसेबिलिटीज को आपने डिफरेंट तरीके से जो है वो कैटर करना पड़ता है। और हम एक्सपर्ट्स को लेते हैं, जैसे ऑटिज्म स्कूल में उसके लिए टीचर ट्रेनिंग की भी तो रिक्वायर्ड होती होगी ना, कि जाहिर है पहले तो नहीं, अगर रिक्वायर्ड। देखिए आप बिल्डिंग्स बन गई, बच्चे इनरोल हो गए, जब तक आपकी टीचर्स, आपके हेड्स ट्रेन नहीं होंगे, उनको नहीं पता होगा कि आप उन्होंने स्पेशल या हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके साथ किस तरह डील करना है, उनके साथ क्या, तब तक आप
आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए तब तक, जब तक बच्चों का लर्निंग आउटकम बेहतर नहीं होगा। आपको पता है आपका हुकूमत इन्वेस्ट कर रही है, पैसे लगते हैं, पैसे लग के जब तक वो बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको कैसे पता कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। उसमें हमने टीचर्स ट्रेनिंग का एक प्रॉपर रिवैम्प किया, बिकॉज पहले हम टीचर्स ट्रेनिंग करवाते हैं, डिफरेंट प्राइवेट पार्टनरशिप में भी करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, लेकिन जहाँ हम लैक करते हैं वो ये कि जब टीचर ट्रेनिंग करके चला जाता है तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो हमें बताए कि उस ट्रेनिंग का बच्चों की पढ़ाई पे क्या फ़र्क पड़ा है या टीचर्स की ट्रेनिंग टीचिंग तरीके में क्या जो है वो बेहतरी आई है आफ्टर दैट ट्रेनिंग। अब हमने वो SOPs भी बनाए हैं जिसमें हमें पता हो, हमने उनके KPIs बनाए हैं कि एक टीचर अगर लेट्स से 2 मंथ्स की ट्रेनिंग लेकर गई है तो उनकी जो टीचिंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर हुई है या क्या हो रहा है। इसी तरह हमने जो ऑटिज्म का स्कूल बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट को इस लेवल का ऑटिस्टिक बच्चों के लिए प्रोजेक्ट करने का पहले कभी मौका नहीं मिला। इसके लिए हमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़े हैं जो हमें आके पूरा करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जो हमने अमेरिका से, दुबई से हमने डिफरेंट कंसल्टेंट्स जो है वो एंगेज किए हैं जो उन टीचर्स ट्रेनिंग पे और उनके जो ऑटिज्म सेंटर आप टाउनशिप में बता रहे हैं जो बन रहा है, जी मैंने वो विजिट भी किया था, उसकी वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो ऑटिज्म स्कूल प्लस रिसोर्स सेंटर भी है। अच्छा, रिसोर्स सेंटर से क्या मतलब कि जहाँ एक मॉडल बन जाएगा, एक रिसोर्स सेंटर बन जाएगा, फिर आपने ऑब्वियसली सारे बच्चे लाहौर तो नहीं आ सकते, तो डिफरेंट डिवीजन लेवल पे जब आपने ऑटिज्म स्कूल बनाना होगा, सारी टीचर्स की ट्रेनिंग और हर चीज यहाँ से आप इनिशिएट करो। ठीक, यानी जितने भी वो फर्दर तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेस बनेगा ना, एक बार तो स्कूल बन गया, फिर आगे जो टीचर्स आएंगे उनकी ट्रेनिंग करना, उनको बताना, डिफरेंट एक्सपैंड करना डिवीजन्स में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वो फिर ये रिसोर्स सेंटर काम करेगा। सही। अच्छा, इस पे हमने थोड़ी वर्किंग की थी तो पता चला कि कोई ट्रांसपोर्ट पे भी आप काम करें, बच्चों की ट्रांसपोर्ट के हवाले से और बच्चों की जो असिस्टेंस के हवाले से कि मुख्तलिफ शोबों में उनको जो है वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड रेट पे कुछ चीज़ें मिल जाए। हाँ जी, इनिशिएटिव हो। मैडम CM का बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्योंकि ये बच्चे जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स बच्चे सिर्फ तब स्कूल आते हैं जब उनको बस लेने जाती है और छोड़ने जाती है। जी खुद जो है वो इसलिए आप दूर दूर से भी आएंगे, करीब से तो नहीं, तो इसलिए हमारी बसेस जो है वो बच्चों को फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है। और पहले हमारी बड़ी लिमिटेड बसेस थी, सारे बच्चे कैटर नहीं होते थे। मैडम CM ने इस ADP में एक अच्छा चंक दिया है फॉर द बसेस, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी वो वाला कंसर्न भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। हम उन बच्चों को, मैडम CM ने कहा कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम उन बच्चों को जो है वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दें, फ्री ट्रांसपोर्ट दें। उसके अलावा जो आप बात करें ना स्किल्स की या क्या हम उनको देने, CM का एक प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, CM खुद मुख्तार प्रोग्राम। ठीक। मैडम CM का विजन है कि हमने इन बच्चों को सिर्फ डिग्रीज नहीं देनी, हमने इनको हुनर भी देना है और हमने इनको एम्पावर करना है ताकि कल को ये जो है ना हम पर बोझ, मतलब पेरेंट्स को लगे कि हम पे बोझ नहीं है या माशरे पे भी नहीं है, वो अपनी खुददार तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से अपनी कोई ना कोई इनकम। और ये मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ, मैडम CM के पास एक बच्चा आया और उसके ही वॉज फिजिकली हैंडीकैप्ड, लेकिन वो जो है जितने भी उसके था वो पेंटिंग करता था बहुत खूबसूरत। तो हमारे माशरे में नॉर्मली क्या नेग्लेक्टेड होते हैं ना बच्चे, हमारे माशरे में एक कह लें कि क्या किया जाता है इन बच्चों के साथ, के पैसे दे दिए, मदद कर दी, माली इमदाद कर दी, ये कर दिया। मैडम मेंटल टॉर्चर है वो भी। मैडम CM ने उसको नौकरी दिलवाई अल्हम्रा में, वो बच्चा अब अपने जी वो मैंने पेंटिंग वो उसने बनाई थी, मुझे याद आ गया। बिल्कुल, ये है एम्पावरमेंट। और आपको इन बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आप लोगों को इनको जो है वो बेचारा और उन पे इस तरह की उनको महसूस नहीं करवाना चाहिए कि वो किसी से कम है या कुछ। आप उनको बताएं कि जी आपके अंदर ये हुनर है और इसको हुनर को हुकूमत मदद करेगी। पिछले दिनों मैडम ने एसेसिव डिवाइसेस भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाई, वो मैंने एक फंक्शन में तो मैं अभी हमारे डिपार्टमेंट में भी कई बच्चों को जो है वो हियरिंग इंपेयर्ड मिली है, उनकी स्पीच डेवलप हुई है, उनकी डिसेबिलिटी। वो बच्चा मैंने एक उससे इंटरव्यू किया, उसको ना बाजू का मसला था, वो बाजू उसको जब लगा वो बड़ा खुश था, हमने उसको रिकॉर्ड किया, उससे विजुअल। हाँ जी तो वो प्रोस्टैटिक्स उसको जो है वो लगाए और वो बच्चा जो है वो कल मैडम ने बल्कि अपनी स्पीच पे भी जिक्र किया इस बात का कि उसके हाथ जल गए, वो हाथ उसको करंट लगा था तो उसके कोनियों तक जो है वो बाजू ही नहीं थे। और फिर जब उसको लगा तो वो मैडम को उससे सलाम भी कर रहा था और हाई भी कर रहा था और वो इतना खुश था माशाल्लाह। वो खुशी जो हम देख रहे थे, कैप्चर कर रहे थे कि ये देखिए उसकी जिंदगी बदल गई। बिल्कुल, उसकी जिंदगी बदल गई। और ये छोटी छोटी चीजें जिससे आप एक इंसान की जिंदगी बदल देते हो माशाल्लाह अल्लाह की मदद से। लेकिन यही CM का फोकस है। और जो खुद मुख्तार प्रोग्राम की मैं बता रही हूँ, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हम उन बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि वो ऑनलाइन नॉन फ्रीलांसिंग जो है कोर्स से वो सेल्फ जो है वो उसमें उस पे आ जाए, अपने ऊपर आ जाए की बात आप कर लें। और इसके अलावा जो दूसरा है वो हम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन बच्चों की ट्रेनिंग्स करवाते हैं डिफरेंट।
जिसमें हम सिर्फ ये नहीं कि हम स्टिचिंग और कैंडल में हम और अब तो बड़े ट्रेड्स आ गए हैं, अब तो डिफरेंट हो गया, फोटोग्राफी आ गई, अब एआई आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, सोशल मीडिया ट्रेनिंग करवाएंगे और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, प्लेसमेंट भी। तो सीएम ने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है एज अपने ओन बच्चे, सिर्फ उनको एडमिशन से लेके और ये दुआओं का जरिया भी, आई थिंक ये ड्यूटी अपनी जगह पे, लेकिन दुआओं का भी जरिया है। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि उनको शायद खुद नहीं अंदाजा मैडम को कि उन्होंने कितनी दुआएं ली हैं ये सब कुछ करके इन बच्चों के लिए, और उन्होंने कितनी जन्नत कमाई है ये इन बच्चों के लिए जो है वो इतना सोच के कि उनके अब पेरेंट्स को हम जब कॉल करते हैं, पहले पेरेंट्स की कई जो है कंप्लेंट्स आती थी, अब उनकी इतनी हाई कहने सेटिस्फैक्शन रेट है, वो कॉल करते हैं, वो खुश होते हैं, बताते हैं कि जी हाँ जी हमें टाइमली यूनिफॉर्म मिल गया है, हमें टाइमली ये हो गया है, बच्चों को बस जो है वो खुद लेने आ रही है घर तक, पहले नहीं आती थी। तो अब क्योंकि सबको अंदाजा हो गया इस बात का कि जी मैडम का फोकस है, तो फिर अब सबका फोकस सही। अच्छा, बाकी फिर डिपार्टमेंट भी उस चीज को देखते हैं कि मैडम का फोकस है, तो फिर जाहिर है वो चीजें सिस्टम के साथ साथ ही वो कि जब तक लीडरशिप का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या फोकस ना हो तो फिर कोई उस तरह जो है, हमें भी हमारी ड्राइविंग फोर्स क्या है, हमारी ड्राइविंग फोर्स है कि हमारी बॉस जो है उनको हमने अपनी परफॉर्मेंस का बताना है। ये बच्चे जितने मैडम सीएम के दिल के करीब हैं उसी तरह हमारे भी दिल के करीब है। मैं भी जब अपने बच्चे का सोचती हूँ, फिर मैं उन बच्चों का सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं बार बार अपने आपको रिमाइंड करवाऊँ कि मैंने इन बच्चों को अपने बच्चे का सोच के ही जो है वो इनके बारे में सोचना है। लेकिन अगेन एक लीडरशिप का सर पे साया होना और एक रोल होना, बहुत विजिलेंट होना, उनको एक एक पॉइंट का पता होना, एक्सपीरियंस है, जो उनकी गाइडेंस है वो हम तक आती है और मैं भूलती नहीं है, जो एक दफा बात कर देती हैं, और उनके पास जो विजन है और जो स्ट्रेंथ है और जो आइडियाज हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है वो अपने वालिद से आता है, और उनसे फिर तो ये एक चेन है जो चलती है। तो हम उनसे आई थिंक एवरी सिंगल डे हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज 10-12 साल हो गए, हाँ कोई ऐसा और सुना ये भूलती नहीं है बिल्कुल, कोई बात एक दफा कह देती है फिर वो याद रखती नहीं, वो उनकी मेमोरी में ना हर चीज वो जो है उनको याद होती है, बल्कि जब अगली मीटिंग में वो अपडेट लेती हैं उनको एग्जैक्टली हर बात याद होती है कि मैंने किस चीज को कब किस मीटिंग में क्या बात की। को ऐसी तो आदि नहीं थी, वो तो एक दफा पॉलिटिशियन ने बात कर दी, वो बात 7 बात की उनके सामने होगी आदि। अच्छा मैडम, इसमें एक और बड़ा सवाल है। मैं उस दिन राना सिकंदर साहब से ही मिला तो उनसे मैंने कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसको कैसे करेंगे। अब वो अपने लेवल पे कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि कुछ बच्चे जो बेहतर हो सकते हैं या हो रहे हैं या उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो इंक्लूसिव स्टडीज़ में चले जाएं, तो कोई ऐसा प्रोग्राम है कि यहाँ से बच्चे जो हैं वो बेहतर होके मतलब रेगुलर क्लासेस हम लोग बच्चों को मेन स्ट्रीम करते हैं, लेकिन उन बच्चों को जो कि दे हु आर रेडी टू बी मेन स्ट्रीम्ड, एज इन लाइक कि हमने एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को एक हेयरिंग एड दिया, उसकी स्पीच डेवलप करवाई, अब वो बोल सकता है, गोल भी है ना कि वो पेरेंट्स कैसे ऑपरेट करते हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स को ये चीज जो पेरेंट्स का अपना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है उस बच्चे का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों को जैसे स्लो लर्नर्स हैं उनको आप मेन स्ट्रीम करते हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनको रैम्स आप उनको मेन स्ट्रीम करते हो, हियरिंग इम्पेयर्ड को, विजुअली इम्पेयर्ड को, मेंटली चैलेंज में आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है बिकॉज मेडिकल इश्यूज भी है ना उसमें, मेडिकल इश्यूज भी और हमारी एक्सेप्टेबिलिटी भी फिलहाल एज अ सोसाइटी उस तरह नहीं है ना। आपने अल्टीमेटली तो मैं उस दिन भी मैं और राना सिकंदर साहब खुद इंक्लूसिव पॉलिसी पे बैठ के काफ़ी डिस्कशन करते हैं, तो हमारा यही एक हम अब डिफरेंट जगहों पे पायलट भी करने लगे इंक्लूसिव स्कूल्स को इंशाल्लाह, लेकिन हमारा विजन यही है कि इंक्लूजन की तरफ अल्टीमेटली हमने इंक्लूजन की तरफ जाना है, लेकिन उस इंक्लूजन की तरफ जाने के लिए यू हैव स्टेप 1 स्टेप 2। इस तरह नहीं हो सकता कि आप अगर आप इस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ चले गए हमारे बच्चे बुलिंग से नहीं बचेंगे और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। फिर जो टीचर्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उनको भी तो ट्रेन होना चाहिए, उनको भी तो पता होना चाहिए कि जो बच्चा डिफरेंटली एबल हमारे पास आएगा उसके लिए हमें ये क्या तो कोई शैडो टीचर हो वहां पे 2-4 बच्चे हो। इंक्लूसिव पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी है, उस इंक्लूसिव पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अब हर स्कूल जो पूरे पंजाब का है उसमें हम कहीं ना कहीं जो है टीचर्स ट्रेनिंग में भी ये चीज़ इम्पार्ट करेंगे और बच्चों के अंदर भी इस तरह के अवेयरनेस और एक प्रोग्राम्स बनाएंगे ताकि जहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो स्कूल एजुकेशन में जाएं, उनकी कोई गैदरिंग हो, कोई गेट टुगेदर हो, ताकि बच्चों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आए कि हमने इन बच्चों को अपने साथ लेकर चलना है। दैट विल बी द टाइम जब आप कहेंगे कि हमारे सारे स्कूल इंक्लूसिव हो सकते हैं। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, आई वुड से इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो अभी जो बजट अप्रूव हुआ उसमें आई थिंक 5 बिलियन आपका वो शेयर है, तो उसमें क्या नए स्कूल भी डेवलप करेंगे या जो ऑलरेडी स्कूल है उनको बेहतर हिस्ट्री में पहली बार इस डिपार्टमेंट को इतना बजट जी बिल्कुल, पहले शायद 1 या 2 अरब होता था, वो भी पहली बार था और इस साल 150% जो है वो इजाफा के साथ आपको ये बजट इस डिपार्टमेंट का मिला और सिर्फ आई वुड से कि मेरी कोई इसमें कमाल नहीं है, सिर्फ मैडम सीएम
का वाकई दिल इन बच्चों के लिए धड़कता है। जी जी। वो वाकई इन बच्चों के लिए वो एक होते ना, वो पेन रखती हैं अपने दिल में, और जिस तरह वो इनके लिए सोचती हैं, उन्होंने बगैर बिकॉज ऑब्वियसली बजट जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट आ जाते आपने हैं। प्रायोरिटाइज करना होता है, तो उन्होंने इन बच्चों को अपनी प्रायोरिटी रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उस में आप जो नए स्कूल्स की बात करें, देखिए हम क्योंकि ये एक बजट ओवरऑल पीपल सेंट्रिक बजट है, ठीक, इस बजट में सिर्फ आवाम को देखा गया है, हेल्थ को देखा गया, एजुकेशन को देखा जी गया। जी, वो 800 अरब बड़ी बड़ी अमाउंट है, 630 हेल्थ का है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आप इस मुल्क की फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बच्चों में इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो, आप इस आवाम गरीब आवाम पे इन्वेस्ट कर रहे हो। इसी तरह मैडम की जो फोकस है वो आम, इसी तरह इन बच्चों में जब हमने इस बजट को एडीपी इनका बनाया 5 बिलियन में, तो हमने भी बच्चों पे फोकस किया, बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग पे, बच्चों की एजुकेशन पे, टीचर्स की ट्रेनिंग पे, मील प्रोग्राम पे। हम मील प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें भी स्पेशल एजुकेशन में भी? हाँ जी, ठीक। इसके अलावा हम इन बच्चों की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी पे, फिर इसके बाद हम उनकी जो है डिजिटल करिकुलम पे, ठीक, हर चीज पे हमने बच्चों पे, जो बिल्डिंग्स है ना, देखिए बिल्डिंग्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, आपने उसमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है बच्चों की, और आप टीचर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एग्जैक्टली हम उनको रिवैम्प जरूर करेंगे। वी आर मोर फोकस्ड ऑन हम बच्चों को कहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि हमने अल्टीमेटली इंक्लूजन की तरफ जाना है, तो हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी मिलके जो है वो, जहां हमें लगता है कि वी आर शॉर्ट ऑफ बिल्डिंग्स, हम उनके साथ मिलके जो है वो अपनी प्लान करते हैं कि हम एक इंक्लूसिव स्कूल बना लें, या जो उनकी बिल्डिंग्स है उनमें से हम कोई जगह ले लें, तो हम थोड़ा सा है ना, एक कह लें कि मॉडर्न तरीके से इस चीज को दे लें। स्मार्ट सॉल्यूशन है ना, स्मार्ट सॉल्यूशन, जैसे कि नए एक जगह डेवलप करें, बनाए जो, और एक टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम भी लगता है। बिल्डिंग्स बनाने से ठीक है, मैडम सीएम का एज आई सेट के फोकस है कि बिल्डिंग्स अच्छी हों, स्कूल्स अच्छे बने हों, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस है कि बच्चों का लर्निंग आउटकम हमें बेहतर नजर आए। उस जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, 8-8, 9-9 साल से स्कूल में रजिस्टर्ड हैं, वो स्कूल में क्या सीख रहे हैं, हमारा फोकस है उस पर कि हमने उनकी क्वालिटी एजुकेशन इतनी बढ़ानी है, हमने उनको इतना एम्पावर करना है कि वो बच्चे खुद जो है वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देख सकें। सही सही। अच्छा, क्या आपको लगता है बीइंग सिटीजन, एक आम आदमी के तौर पे, कि जो हमारी जो नेट सर्फिंग है, हम बच्चों को भी मोबाइल दे रहे हैं, बच्चे भी इंगेज हैं सोशल मीडिया, क्या ये चीज़ें अटेंशन डेफिसिट में रोल प्ले नहीं कर रही? क्या ये हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रही? रिसर्च तो कहती है कि करती है, रिसर्च तो कहती है कि करती है, लेकिन अगेन मैं कहती हूँ कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपने किस हद तक वजूहात भी तो जाहिर है, उसको ढूंढना चाहिए कि बच्चे ऐसे हो क्यों, को जो है वो टैबलेट्स और फोन्स दिए होते हैं, और वे उसमें जो है वो बच्चे बिल्कुल ही मगन होते हैं, वो घंटों के साथ से मोबाइल देख रहे हैं, कुछ नहीं पता, इसलिए कई ऐसे जो है वो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अटेंशन डेफिसिट का तो कंफर्म रिसर्च कहती है ना, ये चीज रिसर्च भी कहती है, और अवेयरनेस देखिए ना, आपने गवर्नमेंट लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के भी, कि क्या रीजंस ऐसे हैं। कुछ तो है जेनेटिक, जो जेनेटिक नहीं होते, जो कि सोसाइटी के माइलस्टोन चेक करने जरूरी हैं, जो ये हमारे यहाँ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें, उनको तो अब यू कैन ऑलवेज कंट्रोल, आई थिंक। सही। तो एक और भी बैड जो है वो इफेक्ट आ रहा होता है कि हम सोशल मीडिया पे, एक तो ट्रोलिंग है, और ऊपर से कुछ जो है वो लोग ऐसी भी कर रहे होते हैं चीज़ें, खासतौर पॉलिटिकली, जो कि गैर अखलाकी हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या मतलब नेट का यूजफुल इस तरह से इस्तेमाल जो है वो उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। देखिए इस्तेमाल में, यूज़ में और मिस यूज़ में फ़र्क है, ठीक है। किसी चीज़ की यूटिलिटी आप देखो, ज़रूर देखो, आप उसको इस्तेमाल करो फॉर योर बेनिफिट, लेकिन अब जैसे एआई के फायदे हैं, लेकिन एआई के नुकसान भी है। आपका ब्रेन डेथ हो जाती है आपकी, आप सोचने में कोई करते नहीं है। ये जो हमारी इवल माइंड्स हैं, एक कह लें कि सोशल मीडिया का एक लॉट है जो कि स्पेशली किसी पर्टिकुलर पार्टी से ताल्लुक में है, उनका तो सारा दिन काम ही है ना कि उन्होंने किसी की फेक न्यूज़ फैलानी, किसी की अपने व्यूज के लिए इस्तेमाल कर देनी, किसी के कुछ, मेरे वालिद के साथ उनकी डेथ बेड पे मेरी तस्वीर इस्तेमाल करके जो उन्होंने किया, तो ये सारे चीज़ें करके जो है वो क्या एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ना। लेकिन उसके बाद, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल नहीं है। आपने बच्चों को डिजिटल, क्योंकि दुनिया उस तरफ जा रही है, आपने बच्चों को डिजिटल स्किल्स सिखाने हैं, बट अगेन आपको एक करके कहते हैं हम पॉपुलर हैं, आता कि पॉपुलर हो तो फिर वोट भी मिले, उसी तरह से आपको अवामी पजीराई भी हो। वो माशाल्लाह जितने पॉपुलर हैं, वो उनके अपनी पार्टी, अपनी खानदान जो है वो उनको माइनस कहने के लिए जो है वो तैयार है, वो कह चुका है कि वो माइनस हो चुके हैं, जितने पॉपुलर हैं उनको खुद पता चल चुका हुआ है। सही। और वो आजकल तो तर्जमान भी इतने हैं, वो समझ नहीं लगती किसकी बात मानी और किसकी नहीं मानी है।
अच्छा आप ही सुनते हो उनके तर्जुमान को, हमें तो खैर हमें तो फोकस सिर्फ अपने काम पे होता है, क्योंकि हमें सारा दिन ये होता है कि हमने अपने काम का जवाब देना है, इसलिए हमें उसकी टेंशन लगी होती है। अच्छा वैसे एक बात है कि खान साहब बड़े क्रिटिसाइज करते हैं कि फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। अब खुद हम देखते हैं कि वो बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व थी पॉलिटिकल, अभी अलीमा खान, तो ये कंट्रडिक्शन कैसे उनकी जो भी बातें थी वो कभी भी सच पे मुबनी तो नहीं थी ना, और उनकी जो भी उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स थे वो सारी बातें बिल्कुल सामने आ गई। वो जो भी प्रीच करते थे, अंदर से उनके क्या एक्शंस थे, बाहर वो क्या बनते थे, इस्लाम के नाम पे जिस तरह उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया है, वो हर चीज़ अब तो मतलब इतने एक्सपोज हो चुके हैं वो खुद ही, और अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। जिस तरह वो बातें करते थे गरूर से भरी हुई, और जिस तरह वो जो है फिरौनियत नजर आती थी ऐसी बंद कर दूंगा, लहजे में जो फिरौनियत नजर आती थी, अल्लाह से डर नहीं लगता था। सही। हम तो नहीं अब वो वाली बातें करते, हम मतलब वो कहते ना कि कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, कि वो जब सब कुछ वो बातें करते थे, वो क्या था क्या नहीं था, कितना अंदर था कितना बाहर था, सबको समझ आ गई। और गालम गलोच का इतना जो है वो एक रुझान पैदा कर दिया सोशल मीडिया, और उस पे फख्र महसूस करते हैं। और मतलब हमारी लीडर जो हैं मैडम मरियम या मियां साहब, उन्होंने कभी हमें बदतमीजी करना अलाउ ही नहीं। जी जी बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक। और ये नहीं है कि हमें पता है कि ये वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा कोई लहजा बदतमीजी वाला हो, या हमारे कोई अल्फाज इस तरह के हों जो किसी को। इवन मियां साहब ने, मैडम ने कभी इसका इस तरह से नेगेटिवली दूसरी तरफ वो प्रमोट करते हैं इस चीज को, जो जितना बदतमीज है वो सीएम बन जाता है। हाँ बिल्कुल, उसको और शाबाशियां मिलती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि जी जितना हम बदतमीजी करेंगे और इस गालियां देंगे और ये सब कुछ करेंगे, उतना हमारी प्रमोशन होगी। तो वो फिर वो उनका ट्रेंड है ना पार्टी का पूरा। सही से वो उस वजह से एक सोशल मीडिया को पूरा एक हाईजैक किया जाता है, एक बयानिया बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए बयानिया उनका मर चुका हुआ है, बयानिया जो उन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था वो कहाँ है, कहीं नजर नहीं आता। और खुद तो चलो माइनस हुए अपना साथ बयानिया भी दफन करवा दिया, अपना सब कुछ दफन करवा दिया, क्योंकि वो बयानिया झूठ पे मुबनी था ना। अब आप देखें जो इवन मुखालफीन भी थे, जो कभी जिन्होंने इस पार्टी को वोट भी किया होगा, अब वो सारे किसकी बात करें, सीएम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मुखालफीन भी बात करते हैं, क्योंकि नजर आती है। मैडम को बताते हैं 3 घंटे लगे कल बजट की स्पीच में, सफाई नजर आती है, अस्पतालों की हालत बेहतर नजर आती है। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो गया है, बिल्कुल नहीं, होने वाला है। इतने सालों की जो चीजें खराब है उनको ठीक होने में टाइम लगता है। बट अब जो है ट्रांसपोर्ट जो है, उनको इलेक्ट्रिक बसें नजर आ रही है, एनवायरमेंट पे उनको काम नजर आ रहा है, उनको एजुकेशन के मौके पर जो सफाई सब हैरान के लिए कहते रहे। इन्होंने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, किसान को पूछा नहीं, किसान मर गया। आज देखें आप जरा, सबसे किसान के बारे में भी सोचा, आम आवाम के बारे में भी सोचा, उन्होंने दोनों के बारे में सोचा। फिर गरीब के लिए सब्जी सस्ती है, रोटी सस्ती है, ये किसका फायदा है? हर चीज जो कि कहीं ना कहीं जो है सूबे की आवाम को अफेक्ट करती है, वो उनका प्रायोरिटी है। तो आज लोगों को बेहतरी नजर आ रही है, आज बिजनेसमैन जो है वो खुश हैं, उनको पता है कि जी, और इवन प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा एक पंजाब में पाकिस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में उन्होंने जो है वो उसको इज्जत दी है। आज हमारे पासपोर्ट जो है वो तकरीबन उसके दर्जे बेहतरी हो गई, 32 मुल्कों में वीजा ऑन अराइवल भी हो गया है। पाकिस्तान का जो सफारती लिहाज से बहुत बेहतर हो गया, बिल्कुल जो एक इम्पैक्ट है वो अच्छा आने लग गया है पूरी दुनिया में। इसी तरह सूबे में जो मैडम की परफॉर्मेंस है उसको कोई मुखालिफिन भी अब डिनाई नहीं कर पाते। जंग के बाद भी काफी लोगों को अंदाजा हो गया है कि हमारे इदारे कितने जरूरी है और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, हमारे इदारों की हमें जो है वो काबिलियत पता भी थी, लेकिन जो एक मोहर लग जाती है कि जी देखें आपको जो यंग लोग जिन्होंने जंगें देखी नहीं उनके लिए तो एक्सपीरियंस था ना लाइफ टाइम, वो एक इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था हम सबके लिए भी, मतलब सब आम लोगों के लिए, हम सबको भी इतना। और इतना जिस तरह हमारे जो है वो आर्मी ने, जिस तरह हमारी जो है वो एयरफोर्स ने जो रोल प्ले किया है, अल्लाह ताला उनको जो है वो और हिम्मत दें, और अल्लाह ताला उनको जो है वो हमारे जो शहीद हैं, शोहदा हुए हैं, उनको जो अल्लाह ताला है मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए। ये तो लेकिन उनकी कदर जी जी आप बिल्कुल, और जिस जो ज्यादा महसूस हो रही है, और जो हमें एक होता है ना कि अभी पाकिस्तान होनी भी चाहिए कि जैसा एज पाकिस्तानी हमारी जो कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा था अपने मुल्क के अंदर, वो एक डिप्रेशन थी, एंजाइटी था, एक बूस्टर था, इतना कि हम
इंडिया हमाकत तो कर गया, लेकिन हमारे लिए वो एक वो नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो एक पूरी एक नेशन के लिए एक अपलिफ्टिंग चीज थी कि जी हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा हर चीज जो है वो एक हिम्मत हमारी वापस आई है। सही, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपका कीमती टाइम आपने दिया। हमारे साथ मौजूद थी सानिया आशिक साहबा, उन्होंने तफसीलन बयान किया पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो कारकर्दगी है सीएम पंजाब के हवाले से, और अपने डिपार्टमेंट के हवाले से भी डिटेल से बात हुई। उम्मीद है आपको जो है वो प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम फोकस में अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।